हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पार्ट 3 करेंगे लोकल गवर्नमेंट का। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ये रीड करूँगी फिर समझाऊंगी। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड द सब्जेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट वाज असाइंड टू द स्टेट। इट वाज आल्सो मेंशन इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल एज वन ऑफ द पॉलिसी डायरेक्टिव टू ऑल गवर्नमेंट इन द कंट्री. Being the part of directive principle of the state policy, this provision of the constitution was not justiciable and a primary adversity in its nature. It is felt that the subject of local government including पंचायत did not receive adequate importance in the constitution. यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड हो रहा था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, पहले क्या होता था मैं बताऊँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पूरी पावर होती थी। अभी भी सबसे ज़्यादा हम बोले कि नेशनल लेवल की सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होती है, पर स्टेट गवर्नमेंट को बहुत बाद में पावर मिली थी। पहले क्या हुआ था, अब हम ये फेडरलिज्म में ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, बट मैं थोड़ा बता देती हूँ कि पहले कांग्रेस का रूल चलता था। तो जब तक जवाहरलाल नेहरू की डेथ नहीं हुई थी तब तक सब सही था, क्योंकि स्टेट और सेंट्रल के बीच में अच्छे रिलेशन थे, क्योंकि दोनों में ही कांग्रेस थी। फिर जब वो उनकी डेथ हो गई तब धीरे धीरे स्टेट्स के में दूसरे अपोजिशन पार्टीज़ भी आई, तो फिर उन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया कि स्टेट को भी इतनी रिकग्नाइजेशन दो, हमें अपने रेवेन्यू के लिए किसी पे डिपेंड नहीं होना है, ये और वो। तो फिर क्या हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जब बना रहे थे, हम यहाँ पे वापस आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तब उन्होंने क्या करा कि इमरजेंसी के टाइम पे जो पावर्स होंगी वो किसके पास आ जाएंगी। स्टेट को पावर्स तो दी, इतनी नहीं दी पर दी। स्टेट को पावर दी, थोड़ा रेवेन्यू भी दिया, बट उसके बाद भी हर चीज़ कौन कंट्रोल करता था? सेंट्रल गवर्नमेंट। और पावर तो दे दी, पर हर इमरजेंसी के टाइम पे स्टेट की पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाएगी, ये भी उसमें मेंशन था। फिर उसके बाद तो भी इनको हर चीज़ के लिए इन पे डिपेंड होना पड़ेगा। इस चीज़ से बहुत प्रोटेस्ट भी हुआ था, पर इन लोगों ने उसको डीपीएसपी में डाल दिया। ठीक है, जब ये पावर वावर सबका कर रहे थे। एक सेकेंड ऑफ कर दूँ मैं। तो अब इसके दो ये हुआ क्यों हुआ ये, वाई दिस हैपेंड। फर्स्टली द टर्मिनल ड्यू टू पार्टिसिपेशन दिस रिजल्टेड इन अ स्ट्रॉन्ग यूनिटरी एक्लाइनेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. नेहरू हिमसेल्फ लुक्ड अपॉन एक्सट्रीम localism a threat to unity and integration of the nation. Secondly, there was a powerful voice in the Constituent Assembly led by B.R. Ambedkar, which was felt that the fiction of caste-ridden the nature of the rural society would defeat the noble purpose of this local government at the rural level. देखो क्या हुआ था, इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट सब जगह अच्छे से रूल करती थी, पर फिर बाद में स्टेट को भी पावर मिलने लगी। इतनी नहीं दी। ये लोग क्यों पहले स्टेट को पावर नहीं देते, और दी भी तो इतनी ज़्यादा क्यों नहीं दी? क्योंकि इनको लगता था कि अगर लोकलिज्म ज़्यादा ही फैल गया है ना, लोकलिज्म और लोकल गवर्नमेंट को पावर दे दी, स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दी, और लोकल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दे दी, हर चीज़ सब कर दी, तो फिर क्या होगा कि अगर लोकलिज्म ज़्यादा ही फैल जाएगा तो लोग जो है वो लोगों के बीच में जो एकता है वो ख़त्म ना हो जाए। क्योंकि जब मतलब देश आज़ाद हुआ था तभी बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब सी हो गई थी, इमर्ज नहीं हो पा रही थी। तो इसी वजह से इसके दो रीजंस थे। पहला क्या था, पहला इसका ये था कि उनको ये लगता था कि मतलब ये लोकलिज्म ज़्यादा ना फैल जाए, इंटीग्रेशन ना हो जाए ऑफ दी मतलब नेशन का। फिर उसके बाद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को ये लगता था कि हमने ये लोकल गवर्नमेंट इसीलिए बनाई है ताकि जो मिनॉरिटीज़ कम्युनिटी है, ट्राइबल लोग हैं, ST SC हैं, इन सबको मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल पाए, सब चीज़ अच्छे से हो पाए। पर अगर वही चीज़ नहीं हो पा रही तो फिर मतलब ही क्या है इसका? उनको लग रहा था अभी भी डिस्क्रिमिनेशन है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं लोकल गवर्नमेंट इन द इंडिपेंडेंट इंडिया। तो अब हम ये नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।